मैं तब भी था जब सूर्य नहीं बना था, जब मंगल का कहीं नामो निशान भी नहीं था। मैं सनातन हूँ। मयंक गुप्ता वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है और भारत सरकार अच्छा पैसा देती है, आप लोग भी तैयारी करें। माँ बाप की शिक्षा में और समाज की शिक्षा में ये शामिल कर देना चाहिए कि 7 साल तक के बच्चे को, 10 साल तक के बच्चे को हम ये नहीं कहेंगे कि कल को तुझे करना क्या है। तो क्या हमें सच में चुनने की आज़ादी है या सब कुछ पहले से प्रिडिक्टेबल है? तो सखा, आपकी नज़रों में फ्रीडम विल है क्या हम स्वतंत्र हैं सच में, या सब कुछ नियति द्वारा ऑलरेडी? असल में यहां से सब तय नहीं है, सिचुएशन बीच बीच में भी बदलेगी। मेरी ये जिद है कि जब तक मैं भी पूरे तरीके से कोई चीज को सिद्ध ना कर दूं, यदि आप प्योरिटी से जुड़ जाएंगे तो आप उन क्राइटेरिया को भी तोड़ सकते हैं जो कि एकदम सेट है कि ये होना ही चाहिए, जो हमारे न्यूरॉन्स डिसाइड करते हैं। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ सखा कि न्यूरॉन्स डिसाइड करते हैं, तो ये डिसाइड करने का डिसाइड कौन करता है? बहुत सूक्ष्म बात है, इस पे चर्चा जबकि हमारी एक पहले भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम इस पे और बात कर रहे हैं। देखिए, बात ऐसी है, सखा जी का ना पहले से प्लान था, रजनीशपुरम के नाम पे बनाएंगे और बाद में हटा के सखा वेलनेस कर देंगे, अपना धंधा चमकाएंगे। आप लोग ड्रीम 11 में पैसा लगाना बंद कर दो, जल्दी सखा लाइन में आने वाला है। यहाँ पे एक इंस्पेक्टर हैं, आपने कहा कि नहीं भैया ये ड्रीम 11 वगैरह खेलना बंद करो, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ खेलो ना खेलो ये भी लोग चुनेंगे। जैसे कई बाबा बोलते हैं पर सखा की 8 करोड़ बार नाम जप कर लो, आपके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाएंगे। एक गुरु को ये शोभा नहीं देता कि इस तरीके की चीज़ों में काम करें। उनका जब आप आंख बंद करते हैं उसके बाद आप निज हैं, लेकिन आंख खुलते ही मैत्री है। धर्म ये मानता है कि जो करेक्टर है वो आप हो और जो चलाने वाला है वो भगवान है। साइंस ये मानता है कि जो मैं आइंस्टीन की बात से या आपकी बात से या ज्योतिषों की बात से सिर्फ एक इकाई तक तो सहमत हो जाऊंगा, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे अपनी साइंस का फंडा बताने जा रहा हूँ, जो मैं करता हूँ, मेरी खोज का आधार बता दे रहा हूँ आज मैं। इवन कि हमें जो कैंसर हुआ है वो पूरा जो गुच्छा बना हुआ है हमारी बॉडी में वो भी हाइड्रोजन है, लेकिन वो हाइड्रोजन का विकृत रूप है वो। और अगर मान लीजिए सखा ये किताब है तो इसके सारे पन्ने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, सब फिक्स है, ये यहाँ आपका पास्ट हो गया, बीच में प्रेजेंट है, आगे फ्यूचर है, तो सिर्फ हम पन्नों से आगे जा रहे हैं। जैसे इसमें मान लीजिए 200 पन्ने, तो 200 पन्ना भी लिखा हुआ है। ओह, तो क्या मंगल ग्रह मुझे चला रहा है? प्रणाम दोस्तों, मैं सखा। आज सखा अनटेम्ड में मयंक जी हमारे साथ हैं और मैं मयंक जी के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानता हूं, सिवाय इसके कि मयंक जी आज आए हैं हमारे यहाँ। थोड़ी सी शुरुआत में बात हुई है, मुझे लगा कि एक समझदार व्यक्ति हैं और चर्चा में कुछ अच्छा निकल के आएगा। चर्चा किस विषय पे क्या होगी वो भी अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। हमेशा की तरह जिस तरीके से मेरा स्वभाव है कि कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, ज़िंदगी का कहीं से छोर पकड़ लो और शुरुआत करेंगे, वैसे ही आज हम मयंक के साथ करेंगे। और अब मयंक अपनी बात कहेंगे और शुरुआत होगी। नमस्कार साथियों, मैं कौन हूँ तो इसका जवाब नहीं दे सकता, लेकिन लोग ध्यान साथी या मयंक गुप्त के नाम से जानते हैं। आज हम सखा के साथ हैं, जिनमें कभी बुद्धत्व की शांति दिखाई देती है, कभी ओशो की दबंग बेवा की। तो आज हम चर्चा करेंगे, ये मेरे ज्ञान या सखा के ज्ञान पर आधारित नहीं होगी। आज की जो चर्चा होगी उसमें हम भिन्न भिन्न चीज़ों में किन किन लोगों ने क्या कहा है, उस पर हमारे क्या विचार हो सकते हैं या जीवन में समस्या क्या है उस पर डिस्कशन रहेगा। तो आज हम विज्ञान की गहराई से ध्यान की गहराई तक जाएंगे और आज का हम पहला विषय चुनते हैं फ्रीडम ऑफ विल। अक्सर जब भी भगवान की बात आती है या मैं कौन हूँ की बात आती है, धर्म की बात आती है, तो इस समय डिस्कशन कौन कर रहा है? हम। तो क्या हमें सच में चुनने की आज़ादी है या सब कुछ पहले से प्रिडिक्टेबल है? तो सखा, आपकी नज़रों में फ्रीडम विल है क्या हम स्वतंत्र हैं सच में, या सब कुछ नियति द्वारा ऑलरेडी सब लिखा जा चुका है? देखिए, जब बात फ्रीडम की होती है तो फ्रीडम के कई क्षेत्र हैं, कई दायरे हैं। कुछ लोग कहते हैं क्या मैं स्वतंत्र हूँ कि मैं अभी कप उठा के इसको पानी पी सकता हूँ? तो कुछ लोग इतनी स्वतंत्रता की बात करेंगे, जैसे मैं कह सकता हूं कि मैं कप उठाने के लिए स्वतंत्र हूं, मैंने उठा लिया या आई एम विन, ठीक है। ठीक है। लेकिन फिर एक आएगा एक वैज्ञानिक, वो कहेगा नहीं,
तुमने ये जो सोचा था कि तुम ये उठा सकते हो, ये तुम पहले सोच चुके थे। बिल्कुल सही। ये तुम्हारे माइंड में, न्यूरॉन्स में पहले आ गया था। ये तुमने नहीं उठाया, ये न्यूरॉन्स ने तुमसे उठवाया। ठीक है, बिल्कुल सही बात। आई एम शॉक्ड। ओ, मैं गुलाम हूं, मैं न्यूरॉन्स का गुलाम हूं। लेकिन फिर मेरा दूसरा थॉट आता है कि यार ये न्यूरॉन्स किसके हैं? मेरे सही बात है। मेरे न्यूरॉन्स हैं। यस, आई एम फ्री, मुझे कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी देर के लिए तनाव आया, थोड़ी देर के लिए लगा यार न्यूरॉन्स मेरे मालिक हैं। फिर मैं लगा यार ओहो, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। लेकिन फिर मुझे लगा कि न्यूरॉन्स जो हैं वो तो मेरे ही हैं। फिर मालकियत आ गई। अब किसी ने बताया, आके तीसरा आया, ज्योतिष आ गया। ज्योतिष आया, आपके न्यूरॉन्स में जो एक्टिविटी हुई थी ना, ये ब्रह्मांड में मंगल ग्रह के कारण हुई थी। अब बड़ी दिक्कत हो गई। अब मुझे बड़ी दिक्कत है कि मैं फ्री विल में हूं कि नहीं हूं। ओह, तो क्या मंगल ग्रह मुझे चला रहा है? फिर तो मेरे जीवन का क्या मतलब? मैं दुखी हो जाता हूं। ओह, लेकिन फिर एक और विचार जन्मता है, एक और दिव्य विचार मेरा जन्मता है। मैं ब्रह्म हूं, मंगल मेरे अंदर समाहित है। मैं ब्रह्मांड की हमारे अंदर ही है। यस, सब मेरे अंदर ही है। मैं ब्रह्मांड की परम ऊर्जा से जुड़ा हूं। मैं तब भी था जब सूर्य नहीं बना था, जब मंगल का कहीं नामो निशान भी नहीं था। मैं सनातन हूं। मैं तब से आया हूं जब ब्रह्मांड की रचना के विषय में परमात्मा के अंदर भी विचार नहीं जन्मा था। आत्मा, परमात्मा कह लेते हैं। हाँ। तो कहने का अर्थ यह है, मैं फिर आनंदित हो जाता हूं। तो फ्री विल की जो बात है वो कई दायरों में हमें फ्री विल होने का एहसास करा सकती है और कई जगहों पे हमें गुलामी का एहसास भी करा सकती है। लेकिन मेरा मानना यह है कि फ्री विल है या नहीं है, इसकी इतनी इंपॉर्टेंट क्या है? इस पे भी आते हैं सर। हाँ, इसकी इतनी इंपॉर्टेंट क्या है? नहीं है, कोई बात नहीं। क्योंकि मैं अंत में एक बात कह देना चाहता हूं। एक बार किसी ने मुझसे पूछा था, क्या परमात्मा स्वतंत्र है? मैंने कहा हाँ, परमात्मा इतना स्वतंत्र है कि चाहे तो बेड़ियों में बांध के अपने को डाल ले। तो बात बिल्कुल एनर्जी की पूरी हो जाती है कि अगर फ्री विल नहीं है तो ये भी मौज है, अगर फ्री विल है तो ये भी मौज है। दोनों तरीके की मौज है और इसमें बहुत ज़्यादा झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है। सखा, जैसे आपने कहा कि फ्री विल की हमें जानने की आवश्यकता क्यों है, तो इसमें प्रश्न ये उठता है कि यदि फ्री विल नहीं है, हम मान लेते हैं एक मिनट के लिए फॉर डिस्कशन सेक कि फ्री विल नहीं है, तो जो क्रिमिनल है, जो उसने क्राइम किया है, तो उसमें उसकी गलती तो है ही नहीं ना, वो तो फ्रीडम ऑफ विल की गलती है। बिल्कुल, उसको फ्रीडम है ही नहीं, तो उसको सजा क्यों है? नहीं, उसको सजा इसलिए है क्योंकि फिर एक दूसरा पक्ष है जिसका मूड है सजा देने का। तो फ्री विल, क्योंकि फ्री विल, भाई मैं कह रहा हूं, फ्री विल का अर्थ नहीं है स्वतंत्रता, ये परिभाषा है। फ्री विल तो अलग बात हो गई, लेकिन फ्री विल स्वतंत्र हो और स्वतंत्रता का अर्थ है कि अब जेल ना हो, ये एक परिभाषा है। फ्री विल एक, जैसे मैंने कहा कि इसको मैं बड़ा अच्छा जवाब देता हूं कि एक बार मैं ओशो का एक कैंप ले रहा था और ये कई वर्ष पुरानी बात है, शायद लगभग 2009 के आसपास की। तो मैं जिस जगह ले रहा था वो आर्य समाज मंदिर का प्रांगण था। तो वहाँ रात के वक्त कुछ बच्चे जो थे वो हू हल्ला करने लगे, शिविर में आए हुए हरियाणा के थे। तो मुझे वहाँ के आयोजक ने बुलाया और कहा, स्वामी जी ये बच्चे बहुत हुड़दंग कर रहे हैं और ऐसे तो मंदिर में हमारी जो है वो बुकिंग कैंसिल हो जाएगी और कल ही शिविर समाप्त। तो मैं उन बच्चों के पास पहुंचा, मैंने कहा कि आप यहाँ पे जो हैं क्या कर रहे हैं? तो कहने लगे कि बस मौज थी स्वामी जी, मौज में अपने कह रहे थे। तो मैंने कहा ये आपकी जो मौज है, आपने सोचा कि ये मौज है कि उपद्रव है? तो बोले नहीं, हम जो ओशो तो कहते हैं जी में आए वो करो। तो मैंने कहा बिल्कुल। तो क्या ओशो केवल तुमसे कहते हैं या हमसे भी कहते हैं? बिल्कुल सही बात है। तो उन्होंने कहा आपसे भी कहते हैं। तो मैंने कहा ओशो इस समय हमसे कह रहे हैं कि इस समय तुम पे लठ बजाया जाए। तो वो चुप हो गए।
मैंने कहा कि देखो, स्वतंत्रता एक तरफा नहीं हो सकती, स्वतंत्रता दूसरी तरफ हो सकती है। एक व्यक्ति हत्या करने के लिए स्वतंत्र हो सकता है, लेकिन फिर उसके परिणाम में दूसरा व्यक्ति अपने को डिफेंस करने के लिए भी तो स्वतंत्र है, और उसके डिफेंस के तहत वो तय करता है कि इस व्यक्ति को भाई पकड़ के जेल में डालो। बिल्कुल सही बात है। और इसलिए जेल दी जाएगी क्योंकि स्वतंत्रता दोनों तरफ है। दोनों तरफ है। तो सखा के अगर हम शब्दों को समराइज करें तो सखा के कहने का तात्पर्य है कि यदि फ्रीडम ऑफ विल है, मुझे किसी को मारने की फ्रीडम ऑफ विल है, तो वहीं एक सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कुछ रूल्स भी है, जहां उसको सजा देने की भी फिर फ्रीडम ऑफ विल आती है। यदि सभी अपनी फ्रीडम ऑफ विल से काम करेंगे तो एक सोशल ऑर्डर बिगड़ जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ देखो, मैं इसको बहुत सिस्टमेटिक वे में समझो। असल में यही वो बातें हैं जो सूक्ष्म हैं और जो विराट तक पे असर डाल रही हैं। आदमी के पूरे जिंदगी को इन्हीं बातों ने नष्ट किया है। मैं इसको थोड़ा अलग अर्थों में समझाता हूँ। मेरे शरीर की एक दायरे हो सकते हैं, उस दायरे के तहत मुझे अपने तरीके से अपने जीवन को जीने का हक हो सकता है। ये नाक जहाँ तक है वहाँ तक मेरा दायरा है, लेकिन उसके बाद दूसरे का दायरा शुरू हो जाता है। जैसे मैं कहूँ कि मैं अपने को समझाने के लिए ना मैं बोलूँगा, अपने से संवाद करने के लिए मुझे मुख की ज़रूरत नहीं है, अपने को निहारने के लिए, अपने को देखने के लिए मुझे आँखों की ज़रूरत नहीं है, अपने को सुनने के लिए मुझे कानों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब यही संवाद दूसरे से होगा तो इंद्रियों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल सही। तो अब पूरी सामाजिक व्यवस्था में हम बात केवल धर्म की ना करके ऐसी बात करें जो सबके काम की हो। तो वो सबके काम की बात ये है कि पहला दायरा तो हमारे शरीर तक है, और हमारे शरीर तक के दायरों में हमें मूलभूत चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी, जो मूलभूत हमारी ज़रूरतें हैं और शरीर तक ही सीमित हैं, जिसमें भोजन, जिसमें श्रम, जिसमें निद्रा। ये तीन चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट मानता हूँ। ये हमारी बहुत व्यक्तिगत हैं। हमारे शरीर को कितना भोजन देना है ये हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, है ना। अगर हम अपने शरीर को सुनते हैं तो हमारे शरीर को कितनी नींद चाहिए ये हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। हमारे शरीर को कितना श्रम करना है ये हमारे शरीर से बेहतर कोई नहीं जान सकता। लेकिन अब इसके बाद और ज़रूरतें आती हैं। जैसे एक ज़रूरत बहुत इंपॉर्टेंट लोगों की लगती है, सेक्स। आजकल बड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन सेक्स की ज़रूरत में दूसरा शामिल हो जाता है। अब जहाँ दूसरा शामिल होगा वहाँ इंद्रियाँ शामिल होंगी। जहाँ इंद्रियाँ शामिल होंगी वहाँ पे हमारे स्वभाव जो हैं वो दूसरों से मैच करेंगे। अब वहाँ पे हमारी निद्रा, हमारे श्रम और हमारे भोजन पे असर पड़ सकता है, क्योंकि अब हम दूसरे से संबंधित हो गए, है ना। फिर एक दूसरे से जो संबंधित हुए, इसी से समाज की रचना हुई। अब समाज की रचना एक परिवार की रचना से स्टार्ट होती है। सबसे पहले एक परिवार बनता है, उस परिवार के अंदर रहना है तो सभी व्यक्तिगत इकाइयां हैं, 5-7 लोग। अब वो 5-7 लोग अपने अपने ढंग से जीते हैं। समाज और परिवार की एक परिभाषा होती है जो मैं कई बार सुनाना चाहता हूं और कहता हूं इसको। समाज और परिवार का एक अर्थ है एक ऐसी सामूहिक व्यवस्था जिसमें हर व्यक्ति की आत्मा को खिलने का स्थान हो, तब तो वो समाज है। लेकिन होता क्या है कि हमारी आत्मा खिले और दूसरे की आत्मा नष्ट हो जाए, इस विचार से पूरी दुनिया भरी पड़ी है। उसे अपनी आत्मा से लेना देना है, दूसरे की आत्मा से लेना देना नहीं। ऐसी कंडीशन में होता यह है कि बहुत तरीके के उपद्रव पैदा होते हैं। लेकिन फिर मैं एक तीसरी चीज़ है जो हमको बहुत कम पता है, और वो है कानून। कानून भी एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत हम रहते हैं। फिर कानून के ऊपर से एक वैश्विक कानून की व्यवस्थाएं हो गई हैं, वो एक और डिब्बा हो गया। तो हम सबकी हालत ये है, एक शरीर के डिब्बा घर के डिब्बे में कैद है, घर का डिब्बा समाज का डिब्बा कानून की व्यवस्था के, देश की, और देश जो है वो एक वैश्विक व्यवस्था के डिब्बे में कैद है। अगर वैश्विक व्यवस्था का डिब्बा बहुत जोर से दब जाए तो हो सकता है इकाई का डिब्बा थोड़ा बहुत कम पिचके, लेकिन असर आएगा, है ना। अगर पूरा पिचक जाए, अभी वर्ल्ड वार हो जाए और अचानक बम फट जाए, परमाणु बम, तो सब मरेंगे। वरना ऐसा हो सकता है कि 2-4 पनडुब्बियां डूबें और आर्थिक हानि हो, लेकिन इकाई तब भी बच जाएगी। तो ये ज़रूरी है समझना कि हम अपने को कितना सेटिस्फाई कहाँ पे करते हैं, किस ढंग से करते हैं। ये बहुत अपने तरीके का कॉम्प्लेक्स कंडीशन है, और उस कॉम्प्लेक्स कंडीशंस में सही तरीके से जीने का एक ही तरीका हो सकता है, और वो तरीका बहुत प्यारे तरीके से ओशो ने समझाया है, लेकिन लोग समझे नहीं।
उन्होंने कहा मैत्री और निजता। उनका जब आप आंख बंद करते हैं उसके बाद आप निज हैं आप, मतलब फिर आप हैं, लेकिन आंख खुलते ही मैत्री है। दूसरे पर्सन का इन्वॉल्व, बिल्कुल दूसरा इन्वॉल्वमेंट हुआ, दूसरा चाहे पेड़ पौधे इन्वॉल्वमेंट हुए, कोई भी इन्वॉल्वमेंट हुआ, वो अदर ही है, दूसरा ही है। और दूसरे के साथ हमें मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना पड़ेगा। और मैत्रीपूर्ण व्यवहार की बेस में एक बहुत अच्छी बात होती है। मैत्रीपूर्ण व्यवहार के बेस में होता है माई लाइफ माई रूल्स, योर लाइफ योर रूल्स। और जितने रूल्स हमारे मैच खाएंगे उतने में मैत्री है, और जितने में नहीं खाएंगे उतने में अपना अपना भोगना पड़ेगा सबको। सखा, मैं आपको वहीं लेके आता हूँ जहाँ आपने पहला बात बोली थी कि एक साइंटिस्ट जिनका नाम लेविट है, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि हमारे न्यूरॉन्स डिसाइड करते हैं। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ सखा कि न्यूरॉन्स डिसाइड करते हैं, तो ये डिसाइड करने का डिसाइड कौन करता है? देखिए, मैं इसको एक ऐसे बताता हूँ। हम जिसको कर्म के रूप में करते हैं, कोई भी चीज़ हम करते हैं ना, हम कर्म के रूप में करते हैं। जैसे मैं बार बार कहूँगा ये कप उठाया, ये कर्म है। लेकिन कर्म तभी संभव हो सकता है जब उसको करने का विचार आए। विचार आया हमारे न्यूरॉन्स में, पहले डिसीजन विचार आएगा, कोई भी विचार ही कर्म बनता है जी। लेकिन वो विचार जो आएगा वो कौन डिसाइड कर रहा है? ना, उस विचार से पीछे की भी एक कहानी होती है। वो विचार से पीछे की कहानी, विचार से पीछे की कहानी है भाव। किसी भी चीज को सबसे पहले भाव होता है, भाव ही रूपांतरित होकर विचार बनता है, और विचार ही जो है वो क्रियान्वित होता है। अब होता यह है कि भाव को कोई पकड़ नहीं सकता, क्योंकि भाव जो है वो किसी मतलब मशीन की पकड़ में आने वाली चीज़ नहीं है। मशीन की पकड़ में विचार आ सकता है, क्योंकि विचार आने के लिए उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, वो न्यूरॉन्स का प्लेटफॉर्म है। तो विचार के तल पे तो उसको पकड़ लिया जाता है, लेकिन भाव के तल पे उसको पकड़ा नहीं जाता। लेकिन मैं एक तीसरी बात कह रहा हूँ, और इसको धर्मों ने बड़े प्यार से कहा, और वो अगर समझा जाए तो निश्चित ही इंसान की दृष्टि खुलेगी और उसे समझ में आएगा कि तीन तरीके की बातें क्यों होती हैं। सबसे पहले एक शरीर का जगत होता है, तो शरीर के जगत पे कर्म है। फिर दूसरा एक मन का जगत होता है, जिसे मस्तिष्क का जगत भी कह सकते हैं, जिसे भाव का जगत नहीं कहेंगे, मस्तिष्क तक ही रखेंगे। तो मस्तिष्क का एक जगत होता है, एक मन का जगत होता है, जिसमें विचार आते हैं, जिसमें चीज़ें होती हैं। लेकिन एक भाव का जगत है, जिसको सन्यासियों ने आत्मा का जगत कहा, है ना। वो अभी छुपा हुआ है, वैज्ञानिकों के लिए वो अभी छुपा हुआ है अभी, क्योंकि वैज्ञानिक क्या है ना, पीछे जाते हैं। दो तरीके के वैज्ञानिक हैं जो शोध में आगे जा रहे हैं, लेकिन हर शोध में आगे जाने के लिए उन्हें पीछे शोध करनी पड़ती है। तो जितना पीछे जाएंगे उतना हैरान होते जाएंगे, उन्हें पीछे और भी कुछ मिलेगा। जैसे जब गॉड पार्टिकल की खोज हुई, जब बात हुई कि गॉड पार्टिकल की खोज करें, तो प्रोसेस क्या है, हमारी जनता अगर कुछ नए लोग हैं तो वो समझ सकते हैं। होता यह है कि अगर हम किसी चीज़ को जानना चाहें कि इस चीज़ को बनाया किसने है, तो हमें उस चीज़ को तोड़ना पड़ता है। जैसे एक कार है, तो अगर हमें जानना है बनी कैसे, तो उसे तोड़ो और उसके पुर्जे अलग करो और देख लो कि क्या है। तो वैज्ञानिक भी इसी तरीके से चलते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले पुरानी खोज कर करके तोड़ के वो पहुँचे थे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 3 होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो झंझट हो गई, इसको और तोड़ो। तो उन्होंने कहा कि फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन में प्रोटॉन को और तोड़ के देखते हैं। अब वो प्रोटॉन को और तोड़ने में जो उन्होंने पाया, तो फिर पाया कि उसमें बहुत ऊर्जा है, लेकिन उसके पीछे अभी और नहीं जा पा रहे, उसको और नहीं तोड़ पा रहे। तो उसको उन्होंने एक नाम दे दिया गॉड पार्टिकल, कि ये गॉड पार्टिकल है। तो गॉड पार्टिकल इसीलिए कि समझा नहीं गया, गॉड को अभी तक भी समझा नहीं गया। और मैं समझता हूँ कि गॉड पे चर्चा ही बेमानी है। हम ज़्यादा से ज़्यादा, कई बार जब मुझ पे बात लोग करते हैं गॉड की, मैं अपनी इन पोस्टकास्टों में कई बार कह चुका हूँ कि एक पत्ता पेड़ के बारे में पूरा नहीं जान सकता, वो पत्ते के बारे में जान सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और आस पड़ोस में 2-4 पत्ते हैं उनके बारे में जान सकता है, क्योंकि उनके साथ वो है, या वो जिस शाखा से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है उसको जान सकता है, विकास क्रम की पद्धति को जान सकता है जिससे वो जुड़ा हुआ है। लेकिन पूरे पेड़ के बारे में पता जाने का ऐसी कोई संभावना कभी है नहीं। सखा, जैसे आपने साइंस की बात की, हिग्स बोसॉन की बात की, गॉड पार्टिकल का बात की,
तो हमारे व्यूअर्स भी अक्सर हर चीज़ को साइंस से जानना चाहते हैं। तो आइंस्टीन जो एक बहुत बड़ा नाम है साइंस की दुनिया में, जिनकी अक्सर अभी तक 99% थ्योरियाँ गलत नहीं हुई हैं, उनकी एक थ्योरी है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वो ये बोलती है कि सारी चीज़ें बिछी हुई हैं स्पेस टाइम कर्व पर, तो वहाँ पर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब बिछा हुआ है। जैसे अगर मान लीजिए सखा ये किताब है, तो इसके सारे पन्ने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, सब फिक्स है। ये यहाँ आपका पास्ट हो गया, बीच में प्रेजेंट है, आगे फ्यूचर है, तो सिर्फ हम पन्नों से आगे जा रहे हैं। जैसे इसमें मान लीजिए 200 पन्ने, तो 200 पन्ना भी लिखा हुआ है और अभी हम 100वें पन्ने पर हैं। तो अगर आइंस्टीन की बात माने तो 200 पन्ना ऑलरेडी लिखा जा चुका है, यानी पहले लिखा जा चुका हाँ, है। यानी कि हम जो डिस्कशन भी कर रहे हैं ये सब ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कहीं ना कहीं पे, बस हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो यानी हमारा चलना, हमारा फिरना, हमारा खाना सब तय है, सब तय है, हर चीज तय है। इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है। देखिए ऐसा होता है कि हमने दुनिया की अगर बात करें तो हिंदू धर्मों में इसको बहुत अच्छे से कहा गया, ये भी मैंने कई बार कहा है, और इसको आज और हम खोलेंगे क्योंकि हमारे साथ मयंक बहुत अच्छी चर्चा कर रहे हैं। मयंक जी, सबसे पहली बात अगर ये कहें, कहा जाता है कि हिंदुओं में कि भगवान था, कभी को ऊर्जा के रूप में था, पदार्थ नहीं था, मैटर नहीं था। उसका विचार आया कि मैं दो हो जाऊं, और वहीं से एक संसार की रचना हुई। अचानक विस्फोट हुआ, एक सबसे पहले एक प्रकाश आया, है ना। जब प्रकाश आया तो उसको पकड़ा जा सकता था क्योंकि वो विचार के रूप में आया, लेकिन उसके बाद का जो डेवलपमेंट है वो सब कुछ नहीं लिखा हुआ। क्योंकि देखिए, जैसे मैं कहूँ कि सबसे पहले मेरे अंदर विचार आया कि मैं इस आश्रम का निर्माण करवाऊँ, लेकिन आश्रम के निर्माण करवाते वक्त वहाँ पे पॉडकास्ट भी करूँगा, ऐसा कोई विचार नहीं था। सखा, यही तो प्रश्न है। हाँ। आइंस्टीन ये कहते हैं ये आपका विचार आपको आएगा, ये भी लिखा हुआ है। यही तो मैं बता रहा हूँ कैसे लिखा जाता है। ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है, ये पहले नहीं लिख दिया गया, ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है, और इसको ज्योतिष के माध्यम से भी समझाऊंगा अभी मैं आपको। तो बात यह है, मैं सबसे पहले विचार आया कि मैं इसको बनाऊं। उस विचार के साथ मुझे 3 चीज़ों की आवश्यकता थी। सबसे पहले कि मुझ में सामर्थ्य कितनी है, दूसरी चीज़ है कि मैं कौन से स्थान का चुनाव करता हूँ, तीसरी चीज़ है कि उसको निर्माण करने के लिए कौन कौन लोग लगेंगे। तो उसी तरीके से जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश का हमने कह लिया कि चलो ये तीनों मिलके इसको प्लान करो भाई, संसार को निर्माण करो। तो उसके बाद जो भी हो रहा है निश्चित ही वो दिखने में ये लगेगा कि ये पहले से तय है, क्योंकि हम यहाँ खड़े हैं ना, तो यहाँ से तो लगेगा कि ये पहले तय होगा। जैसे लोग पॉडकास्ट, अब दूर से अगर कोई मुझे सुन रहा है, मुझे नहीं जानता है, डिसाइडेड होंगे तो वो ये सोचेगा कि अरे यार ये पॉडकास्ट के क्वेश्चन भी डिसाइडेड हैं, और सखा जी का ना पहले से प्लान था, रजनीशपुरम के नाम पे बनाएंगे और बाद में हटा के सखा वेलनेस कर देंगे, अपना धंधा चमकाएंगे। क्यों, सामान्य दृष्टि यही सोचती। नाम बहुत अच्छा रखा है आपने। चलिए, बहुत धन्यवाद उसका। लेकिन बात ऐसी है कि मित्र, चलते चलते सिचुएशनल ऐसा हुआ है कि मुझे ये करना पड़ा, सिचुएशनली। और बहुत सारी सिचुएशंस है, अगर कोई पूछेगा तो मैं वो भी बता दूंगा क्या सिचुएशंस थी। प्रश्न वहीं का वहीं खड़ा मैं लेकिन फिर बता रहा हूं। तो होता क्या है, सबसे पहले भाव आया, ठीक है, कि मैं निर्माण करूं। वहां से किस्सा फिर फटता है, और हर बार निर्माण के बाद एक कर्म होता है, उस कर्म की क्रिया प्रतिक्रिया होती है, उस क्रिया प्रतिक्रिया में एक अटैक होता है, एक डिफेंस होता है। कोई भी आप काम करें, आप ये कप ले लें, ये हमें सहयोग देता है पानी रखने के, लेकिन फिर इसको रखने के लिए टेबल चाहिए, बिल्कुल, है ना। तो पूरी सृष्टि का निर्माण जो है वो अटैक और डिफेंस के खेल में हुआ। पहले हमने कुछ किया, उससे कुछ दिक्कतें आई, उसको सॉल्व करने के लिए फिर हमने कुछ किया, उससे फिर कुछ हो गया। तो इस तरीके से जो है चीज़ों का निर्माण होता है। लेकिन होता क्या है, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुद्धि से संपन्न है वो ऐसा कर सकता है कि पहले ही जिस समय उसने निर्माण कर रहा है तभी सोच लिया हो कि पॉडकास्ट का रूम बनाएं। हो सकता है, ऐसे भी होते ना। ये तो सखा हैं जिन्होंने नहीं ऐसा सोचा, क्योंकि मैं तो मौजी आदमी, एक चीज़ होती है फिर दूसरी कर लेता हूँ। लेकिन ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कि पहले ही इतना प्लान कर लें कि तब ये होगा और ये सिचुएशन आएगी और इस सिचुएशन के बाद ये होगा। इसको गणित कहते हैं। अगर आप एक सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज जानते हैं और एक आप सॉफ्टवेयर को समझते हैं, तो कोई भी व्यक्ति जो सॉफ्टवेयर को समझता है वो समझ जाएगा कि सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग होती है।
पहले एक प्रोग्राम बनाया जाता है, उस प्रोग्राम को डाला जाता है। तो जब एक वेबसाइट बनती है या कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है तो उसमें प्रोग्रामिंग्स होती हैं और उसमें होता है ये क्वेश्चन आएगा तो इसके क्या आंसर होंगे, ये क्वेश्चन आएगा तो इसके क्या आंसर होंगे, ये क्वेश्चन आएगा तो इसके क्या आंसर होंगे, ऐसे करके निर्माण होता है। तो मनुष्य के तल पे आदमी ऐसा सोच सकता है कि वो ऐसा कर सकता है, लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि मेरे तहत मुझे लगता है कि एक बस शुरुआत हुई और बाद में चीज़ों की व्यवस्था निर्माण हुई, वो आपका डिसीजन था। वो डिसीजन नहीं है, उसके पीछे भी वैज्ञानिक आधार हैं जो ये बताते हैं कि किस तरीके से पूरी जो एवोल्यूशन की प्रक्रिया है वो हुई। भाई सबसे पहले एक कोशिकीय तक हम चलते हैं वहीं, वरना उससे पीछे जाएंगे तो लोग भटकेंगे। एक कोशिकीय के बाद कहानी शुरू होती है। एक कोशिकीय को लग रहा था कि अभी जीवन में कुछ भी नहीं है, उसको विचार आया, वो 2 कोशिकीय हुआ, आगे बढ़ा, टैडपोल बने, मेढक बना, मेढक को लगा कब तक वहाँ रहेंगे, वो कूद के बाहर आ गया तो वो बाहर लार्वा अपने छोड़ने लगा। धीरे धीरे कहानी बढ़ी और अब आप देख लीजिए, साइबेरिया में एक शेर होते हैं जी, और एक शेर होते हैं जो हमारे जंगलों में होते हैं, दोनों ही शेर हैं, लेकिन साइबेरिया में रहने के कारण उसको आंखों पे इतनी चमक पड़ती है कि उसकी देखने की शैली अलग है, उसकी आंखें अलग तरीके से देखती हैं और हमारी आंखें अलग तरीके से देखती हैं। यहाँ के शेर जो हैं वो अलग तरीके से देखते हैं और साइबेरिया में रहने वाले अलग तरीके से देखते हैं। इसी भेद को आप मनुष्यों में देख सकते हैं। पहाड़ पर रहने वाले लोग छोटे कद के होते हैं क्योंकि उनको चढ़ना होता है, छोटा कद करने में सहयोगी होता है। लंबा कद वाले व्यक्ति की कमर झुक जाती, इसलिए वहाँ लंबे कम पाए जाते हैं। तो हर क्षेत्र के हिसाब से जैसी समस्याएं आती हैं वैसे ही डेवलप होता है। अगर मनुष्य को परमात्मा ने एक ही वक्त में, मैं परमात्मा ही कह लूँ, मैं उसी ऊर्जा की बात कह लूँ कि उसी ऊर्जा ने बैठ के एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर दिया था कि उस सॉफ्टवेयर के आधार पे जो तय है कि यही होगा, अगर वो डिसाइड ही था तो उस कंडीशंस में जो है बात गड़बड़ हो जाती, क्योंकि फिर सब एक ही तरीके के मनुष्य होने चाहिए थे, फिर ना स्त्री की जरूरत होती, फिर चंपांजी ही ठीक था। लेकिन जैसे जैसे समस्या आई, समाधान खोजे हैं और उस समाधान के तहत एक नया चीज़ का निर्माण हुआ। एवोल्यूशन की पूरी थ्योरी इसी चीज़ पे डिपेंड करती है। सखा, इसमें मेरे 2 चीज़ें हैं। पहला, मैं दोनों बात कंप्लीट करूंगा तब आप जवाब दीजिएगा। जैसे कि मेरे अंदर आप बोल रहे थे, मेरे को भाव आया, मैंने पॉडकास्ट शुरू किया तो मेरे अंदर भाव आया कि मैं इस कप को उठाऊं। अगर मैं ये कहूं कि मेरा इसी समय इसी सेकंड ये बोलना और अगर कप को उठाना तय है तो मेरा भाव भी तय हो गया। तो इसका मतलब जो मेरा कप उठाना तय है तो मेरा भाव भी तय है। तो यानी जो आप कह रहे हैं कि सखा कि ये मेरी चॉइस के हिसाब से फ्रीडम आई, नहीं, भाव से कप नहीं है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ये और गहराई की बात है और टुकड़े करने पड़ेंगे इस चीज़ के। जैसे ये कप मुझे पानी देता है तो मैं इसीलिए इसको उठाऊंगा, फालतू थोड़ी ना फोकट में मजा। आपने हाथ रखा, ये भी डिसाइड। मैं बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये समझाने की दृष्टिकोण से मैं पहले सामान्य बात करता हूँ। सामान्य मैंने कप उठाया तो मैंने चाय पीने के लिए उठाया, जो चाय पीने के लिए उठाया तो ये विचार की चाय पी लो, ये कहाँ से आया? ये आया कि हमारे शरीर में बहुत सारे जगह ये डिमांड चल रही थी कि कुछ लिक्विड दो, कुछ थोड़ा हॉट लिक्विड दे दो, इस तरीके की डिमांड चल रही थी। और वो डिमांड भाव रूप में थी, क्योंकि पूरी बॉडी का अंग अंग मस्तिष्क है, लेकिन वो मस्तिष्क क्रियान्वित करने का आदेश नहीं देता। हमारा ये सारा मस्तिष्क जो है वो जानकारी यहाँ भेजता है और ये एक्टिव करने की बात देता है। अब सारे ही यंत्र जो हैं मस्तिष्क में लगाए गए कि न्यूरॉन्स हमारे इस कप को उठाने से पहले ही एक्टिव हो गया, ठीक है, लेकिन हमारे शरीर में वो ज़रूरतें कब एक्टिव हुई थी उस पर तो कोई यंत्र लगा नहीं। वो कौन डिसाइड? मैं कह रहा हूं अब, क्योंकि वहां पे कप उठाने का आदेश नहीं था। अब इस चीज को समझना पड़ेगा। वहां हमारा शरीर ये नहीं कह रहा था कि चाय पिलाओ, वहां शरीर ये कह रहा था कि भाई हमें ये दिक्कत है, हमें कुछ चीज चाहिए बॉडी को, नहीं तो हम दिक्कत में पड़ जाएंगे। तो उसने मस्तिष्क के पास इंफॉर्मेशन भेजी, मस्तिष्क ने तुरंत ही कैलकुलेशन किया कि ये जो प्रॉब्लम्स इन लोगों में हो रही है, इस प्रॉब्लम का सल्यूशन जो है वो एक हॉट वाटर में है। और राइट नाउ हमारे पास एक हॉट वाटर रखा हुआ सामने दिखाई दे रहा है आंखों से, तो हम तुरंत फिर उसको उठाने का आदेश पारित होता है और वो फिर हम उठा के पी लेते हैं।
तो ये बहुत पीछे से प्रक्रिया चली, लेकिन प्रक्रिया को इस ढंग से नहीं था कि ये कब से ही सॉल्व होगी, लेकिन एक मांग के तहत जब मस्तिष्क तक पहुंची तो मस्तिष्क ने ये डिसीजन लिया कि ये चीज़ इससे सॉल्व हो सकती है, और वो चीज़ हमारे एक्शन में आई। तो हमें यहाँ परमात्मा ने कि कप उठाओगे आदेश नहीं दिया। लेकिन हम आइंस्टीन तो यही कहते हैं कि कब उठना भी तय है। आइंस्टीन, अब हर बात आइंस्टीन को पता ही होती तो फिर आइंस्टीन मरते ही क्यों, है ना। फिर आइंस्टीन पैदा भी अपने तरीके से पहले ही हो जाते सोच के, वो भी एक प्रक्रिया का हिस्सा है। आइंस्टीन ने खुद जितनी खोजें की हैं वो कोई खोजें ऐसी नहीं थी कि बचपन में माँ के पेट से निकले बोले मैं खोज के आया हूँ बना दो। एक चीज़ की वो गलतियां हुई, उससे कुछ और चीज़ें जन्मी, उसको फिर गलतियां हुई, तो वो एक प्रक्रिया का हिस्सा है। और वो इसीलिए मैंने कहा कि हमें ये एक्शन में दिखाई पड़ता है कि ये चीज़ ले लेने से फ़ायदा होगा। मस्तिष्क को ये जानकारी के लिए भी एवोल्यूशन की बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है। सखा, इसको हम एक गेम की तरह समझते हैं। जैसे अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं जिसमें गोली चलाने वाला गेम है, ये विकास दिव्य कीर्ति जी का एग्जाम्पल है, तो उसमें अगर जैसे मैं एक कैरेक्टर चुनता हूँ जिसको मैं गेम से चला रहा हूँ, तो जो धर्म ये मानता है कि जो कैरेक्टर है वो आप हो और जो चलाने वाला है वो भगवान है। साइंस ये मानता है कि जो बाकी कैरेक्टर जो आप पे अटैक कर रहे हैं, हर सिचुएशन डिफाइन है कि कब आप अगर इधर गोली मारोगे तो उधर से गोली चलेगी, इधर गोली मारोगे तो इधर से गोली चलेगी। तो ये एक प्रोग्रामिंग है जो ऑलरेडी नेचर ने डिसाइड कर रखी है। तो सखा, आपका कौन सा मानना है कि ऑलरेडी? देखिए, मेरा मानना नहीं है, मैं बहुत अनुभव की बात करता हूँ। मैं आज आपको एक बताता हूँ बहुत अनुभव की बात। मैं पिछले 3 सालों से ज्योतिष पे एक विशेष तरीके की खोज कर रहा हूँ, ठीक है। उस खोज के तहत मेरी ये जिद है कि जब तक मैं भी पूरे तरीके से कोई चीज़ को सिद्ध ना कर दूं, अब जैसे मेरे साथ हुआ कि ज्योतिष की बहुत सी बातें मेरे साथ हुई जो कि एज इट इज़ पूरी हुई, तो मेरे लिए तो ज्योतिष पे विश्वास है। मैंने ज्योतिष के उन्हीं चीज़ों को आधार मान के मैंने खोज भी की, अपनी सखा वेलनेस थेरेपी की, और उसमें भी मैं बहुत सफल पाता हूँ अपने आप को। अब यहाँ पे लेकिन ये मेरे अंदर आ गया कि मेरी जो प्रेमिका है, जैसे मेरी जो प्रेमिका है, मैं चाहता हूँ कि वो सबसे अच्छी हो और दुनिया उसे देखे। उसी तरीके से मेरा जो ज्योतिष के प्रति विश्वास जगा। जैसे कभी ओशो ने मुझे बहुत आनंदित किया तो मैंने ओशो के लिए पूरे जगत को बताया, सब प्रयास किए, लड़ा झगड़ा, ओशो कुम ये वो, और फाइनली मुझे लगा कि वो जो समझाने में मुझे दिक्कत आ रही है, वो जो मेरे जीवन की प्रॉब्लम है, वो मैं ज्योतिष से सॉल्व कर सकता हूँ। तो वो ज्योतिष आ गया और ज्योतिष मुझे और बेहतर लगा। ज्योतिष में ऐसी बहुत सी बातों के जवाब मुझे मिले जो और जगह नहीं थे। तो अभी 3 साल से मैं खोज कर रहा हूँ कि मैं पब्लिक को कैसे सिद्ध करूँ कि ज्योतिष अच्छा होता है। एक मिनट, तो मुझे क्या हुआ, अब मेरे साथ हो रहा है। अब मैं मयंक की कुंडली देखूँ और मयंक की कुंडली में मैं बताऊं कि ये मयंक ये होने वाला है, और मयंक बोले ओके ओके स्वामी जी आपने बताया और वो हो गया, धन्यवाद धन्यवाद। और आपने कहा मयंक कल से मैं स्वामी जी के बारे में बताऊंगा कि मैं वाकई में ज्योतिष बहुत अच्छा होता है। तो मयंक ने बताया, अब लोग नीचे कमेंट्स करेंगे मयंक ने पैसे ले लिए मयंक झूठ बोल रहे हैं, और अगर ऐसा ही है तो सखा जी मेरी भी करके दिखाएं। तो मैं पूरी ज़िंदगी कब तक कुंडलियाँ देखता रहूँगा सबकी? एक एक आदमी की कुंडली देखो, फिर भाई एक एक आदमी की कुंडली देखने के लिए एक बहुत लंबी साइंस है। आपके बारे में भी एक्यूरेट बता पाऊँ कि 1 महीने बाद क्या होने वाला है या 10 दिन बाद क्या होने वाला है, कोई मुख्य घटनाएं, तो इसके लिए भी मुझे एक तरीके से 2 साल तक स्टडी करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी कुंडली पे मैं इतना बता पाऊँगा। क्योंकि जूम लेंस है ना, पहले तो नक्शा दिखेगा, फिर छोटा नक्शा दिखेगा, फिर और जूम जाऊँगा, फिर और जूम जाऊँगा। तो मैंने 3 साल पहले खोज आरंभ की। मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा करूं कि मैं क्रिकेट पे ये खोज करूं कि क्रिकेट में जो हो रहा है, लाखों करोड़ों लोग एक ही वक्त में क्रिकेट मैच देख रहे हैं। अब क्रिकेट इसलिए चुना, मैं फुटबॉल भी चुन सकता था, क्रिकेट इसलिए चुना क्योंकि मैं क्रिकेट खेला हुआ हूं। और ज्योतिष एक ऐसी भाषा है जिसमें ग्रह तो ऊर्जा की बात करेंगे, लेकिन वो ऊर्जा के प्रभाव किस प्रकार किस मनुष्य पे पड़ेंगे उसको एक्सप्लेन करने के लिए उस फील्ड की नॉलेज होनी जरूरी। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो मुझे वो क्रिकेट की नॉलेज है, तो मैंने सोचा क्रिकेट को चूज करता हूं। तो मैं 3 साल से शोध कर रहा हूं। उस शोध के तहत अब देखिए इतने लोग उसमें शामिल हैं, है ना, कि पहले एक टीम, फिर इस टीम का कप्तान, फिर ये कप्तान, फिर उसके 10-11 खिलाड़ी, फिर उन खिलाड़ियों के पीछे उनके मालिक जिन्होंने पैसे लगा रखे हैं, उनको खरीद रखा है, फिर उसके लिए उन कंपनियों की भी शामिल जिन कंपनियां उनसे ऐड कराती,
तो हजारों लाखों लोगों की उसमें एक तरीके से शामिल होना है। तो मैंने सोचा यार इतना कॉम्प्लेक्स है, तो मैं 3 साल से मैं बहुत इसमें घुस गया हूँ, मतलब मैं बहुत घुस रहा हूँ। और इसमें कई बार ऐसा लगता है सफल हो गया, एक्सपेरिमेंट है ना, बिल्कुल। कई बार लगता है कि मैंने खोज लिया, कई बार लगता है मैं गलत हो गया। तो ऐसे खोजते खोजते अभी मैं कुछ चीज़ों पे पहुंच रहा हूं। और इत्तेफाक की बात कि कल ही मेरे साथ एक बहुत चमत्कार घटा कि खोज करते करते कल मैं एक ऐसी खोज पे पहुंचा जहां पे मुझे पता लगा कि एक ही वक्त में डिसाइड नहीं हो सकता कि पूरे मैच में क्या होगा। ये समय समय पे बदलेगा। आप समझो बात को कि एक मैच अगर 3 घंटे का चल रहा है, 5 घंटे का चल रहा है, उसमें डिसीजन तो अलग अलग पार्ट पे अलग अलग हो सकता है। यस, तो पहली कुंडली देख के ही वहां पे डिसाइडेड नहीं हो सकता। मतलब उस समय सबकी कुंडली का कलेक्ट करके जो एक कुंडली बनेगी, उस कुंडली से डिसाइड नहीं हो सकता। फिर कुंडलियां अलग अलग समय पे बनेंगी, और वो कौन कौन से समय होंगे वो बड़े भिन्न भिन्न होंगे। और ये बात इतनी परफेक्ट निकली जब मैंने इसको मतलब इस्तेमाल किया, तो इतनी परफेक्ट निकली कि उस समय ये निकल के आ रहा है कि अब विकेट गिर जाना चाहिए ठीक इसके 3 मिनट बाद, और बिल्कुल वो 3 मिनट बाद विकेट गिर रहा है। ये कल निकला। अब हो सकता है कि मैं इसको इम्प्लीमेंट करके देखूंगा 10-20 उस पर देखूंगा कितने हद तक मैं सफल हुआ, कितने हद तक मैं फेल हुआ। क्योंकि अभी हो सकता है कि शोध में अचानक कभी कभी लगता है कि बहुत अच्छी हो गई, बाद में पता लगता है गलत हो गई, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो एक्सपेरिमेंट है। लेकिन कल वाले चीज़ ने मुझे एक चीज़ के लिए सोचने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि कुंडली विज्ञान ये भी मानता है, ज्योतिषों से मेरी बड़ी चर्चा होती, बहुत अच्छे अच्छे ज्योतिष हैं, तो ज्योतिषों का जो अच्छे ज्योतिषों का कहना है कि सब कुछ तय है, पहले से तय है। वो भी उसी थ्योरी पे चलते हैं आइंस्टीन वाली, कि सब कुछ पहले से तय है। प्लैनेट सारे फिक्स हैं। नहीं, बस यहीं पे आके मैं थोड़ा सा हूँ, मैं थोड़ा सा अलग तरीके से। असल में यहाँ से सब तय नहीं है, सिचुएशन बीच बीच में भी बदलेगी। अब यहाँ पे तर्क ये हो सकता है कि बीच में जो बदलेगी वो भी पहले से डिसाइड है कि किसकी बदलेगी। मैं अगला प्रश्न उसी के हिसाब से हाँ, मुझे मालूम था कि वही आएगा, क्योंकि मैं तो झेल रहा हूँ इन चीज़ों को, इन प्रश्नों को तो मैं रोज उठा रहा हूँ, रोज कर रहा हूँ इस पे, क्योंकि बहुत टीम लगा रखी मैंने जो इस पे शोध कर रहे हैं उनके साथ। तो बात ये है, लेकिन मैंने कल जब ये देखा और अपनी आंखों से देखा, तो जिस प्रकार मैं ज्योतिष पे विश्वास करने के लिए प्रामाणिक बातों पे उतरा, उसी तरीके से मेरे पास कल की बात का जो प्रमाण है, जो कि मैंने कहा कि अभी और रिफाइन करूंगा उसको, कल की बात का जो प्रमाण है वो ये कहता है कि इसी वक्त सब डिसाइडेड नहीं होगा, बीच बीच में एक्सीडेंट्स बनेंगे, बीच बीच में कुछ चीज़ें बनेंगी। जैसे एक घुटना किसी के उस पर गेंद लग जाएगी, अब वो गेंद 10 मिनट के लिए रुक गया, समय चेंज हो गया, वो समय चेंज हो गया, अब वहां से कहानी फिर बदलेगी, क्योंकि अब घुटना जो है उसके चोट लगेगी, ये यहां से डिसाइडेड नहीं हम कर सकते। मतलब ये कॉम्प्लेक्शन में बात कर रहा हूं मैं। एक व्यक्ति के आधार पर तो हो सकता है कोई कहे कि एक कुंडली एक व्यक्ति की देखी और वो व्यक्ति के जीवन में घुटने को टूटना था, वो सब चीजें मैं मान सकता हूं, एक इकाई। लेकिन जहां पे बहुत सारे लोग हैं वहां पे ये काम नहीं करेगा। जैसे मैंने कहा कि हम व्यक्ति होके एक इकाई हैं, लेकिन जैसे ही ये इकाई मिलेगी और इकाइयों से, वैसे ही साइंस चेंज हो जाएगी। तो ज्योतिष की साइंस किसी एक व्यक्ति के लिए तो भाई ठीक हो सकती है, मैं मान सकता हूँ। मेरे साथ बहुत सी घटनाएं ऐसी घटी हैं जिसमें उस एक इकाई ने काम किया। लेकिन जब ये इकाई और इकाइयों से मिलती है तो कई चीज़ें, घटनाएं बदलेंगी। जैसे कि एक्सीडेंट एक जगह पे हो रहा है, तो अब ये कैसे डिसाइड होगा कि एक्सीडेंट करने वाला जिसकी गलती थी, जिसने जानबूझ के भिड़ा, वो व्यक्ति की चेतना हावी थी या फिर एक व्यक्ति की मूर्खता थी कि वो जाके वहाँ से भिड़ गया। ये डिसाइड करना बहुत बहुत मुश्किल चीज़ है। और मैं आइंस्टीन की बात से या आपकी बात से या ज्योतिषों की बात से सिर्फ एक इकाई तक तो सहमत हो जाऊंगा। मैं बिल्कुल सहमत हो जाऊंगा कि एक इकाई तक तो मान सकते हैं कि अगर केवल एक व्यक्ति ही है और मेरी बात सुने, मैं आपसे कहूँ मयंक जी जाइए अभी किचन तक चले जाइए, भोजन कर लीजिए, जाइए अब रूम में रह लीजिए, तो एक इकाई तक तो सहमत है।
लेकिन अब आप गए भोजन करने, वहाँ 10 और इकाइयाँ खड़ी हैं, वो ख़त्म हो चुका है खाना, तो मैंग जी की वहाँ अपनी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो परमात्मा एक इकाई के लिए काम करे, एक एक इकाई के लिए, तो वो उसकी एक प्रोग्रामिंग हो सकती है कि जब मनुष्य बन के ऐसी स्थिति में पहुंचेगा तो वो इंद्रिय रूप से 5 इंद्रियां, 10 ज्ञानेंद्रियां और 7 रोग, जिसको काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार करते हैं, इससे बना हुआ होगा और इन्हीं के द्वारा संचालित होगा। लेकिन अब दो व्यक्ति, जब वहां चौराहे पे एक्सीडेंट हो रहा है, ना ये जानता है ना ये जानता है ना, तो काम का यहां कोई रोल नहीं है, क्रोध का कोई रोल नहीं है, लोभ का कोई रोल नहीं है, क्योंकि एक में हो सकता है किसी में, लेकिन दोनों में तो नहीं हो सकता। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, इन 7 का तो यहां पे कोई काम नहीं है। आप किसी भी तरीके से तर्क से भी सिद्ध नहीं कर सकते कि ये 7 का काम है, लेकिन एक चीज का है, होना था, हो गया। क्योंकि हम जितनी भी गणना कर सकते हैं एक मनुष्य होने के नाते, वो सब मनोविश्लेषण के आधार पे कर सकते हैं, है ना, क्योंकि मनोविज्ञान से बेहतर अभी तक हमारे पास कोई साइंस नहीं है, और ज्योतिष साइंस भी मनोविज्ञान के आधार पे ही बात करती है। तो ऐसी कंडीशन में उस घटना का विश्लेषण हम मनोवैज्ञानिक कर सकते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक विश्लेषण जो है वो एक जगह जाके फेल हो जाएंगे कि ये क्यों हुआ यार, होना था हो गया, तो वो फिर वही आएगी, हुई है भाई जो राम रचि रखा, फिर वहां हम छोड़ देते हैं। तो मनुष्य की एक सीमा है, हम किसी भी मैटर को तोड़ के एक लिमिट तक ही देख सकते हैं, उसके बाद फिर वो टूटेगा ही नहीं। तो गॉड पार्टिकल फिर इसीलिए कहा जाता है कि वो वैज्ञानिक भी कहते हैं भाई इसके आगे अब हमें पता नहीं, कभी वो पता लग जाएगा बताएंगे, लेकिन फिर उसके आगे हमें पता नहीं, क्योंकि ये तो अनंत एक श्रृंखला है। तो अभी हम इस बात को हम यहाँ पे इसलिए अब रोक देंगे क्योंकि इस पे चर्चा करने को अभी और खोजते रहो, करना चाहें तो आप इस पे और भी बातें उठा सकते हैं। सखा, पहले तो मैं व्यूअर्स को 2 चीज़ें बताना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है ये प्लान इंटरव्यू है, तो जो मयंक गुप्ता है वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है और भारत सरकार अच्छा पैसा देती है, आप लोग भी तैयारी करें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सखा जी भी इसी तरीके से हैं कि चाहे इनकम टैक्स वाले कल को हमसे पूछ सकते हैं कि भाई लाते कहाँ से हो, लेकिन सखा जी भी इतना ही कमा लेते हैं जिसमें अच्छे सब चलता है। दूसरी चीज़, आप लोग ड्रीम 11 में पैसा लगाना बंद कर दो, जल्दी सखा लाइन में आने वाला है। नहीं, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हमने ये जो हम जब ये खोज कर रहे थे, तो मैं आपको बताऊं मेरी कुंडली के तहत मैंने इसको देखा कि ये खोज करना कितना सार्थक होगा। तो जब मैंने इस पे ये बात की कि मैं क्रिकेट के इस पे खोज करूं, तो मुझे लोगों ने कहा कि ये तो सट्टेबाज फिर इस्तेमाल करने लगेंगे। बिल्कुल सही बात है। और सच कहें, मेरी कुंडली के हिसाब से मुझे इस पे शोध नहीं करनी चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊं। मेरी कुंडली के हिसाब से जो मेरे फेवरेबल मतलब लोग हैं, जो मुझे पसंद करते हैं ज्योतिष, उन्होंने मुझसे कहा कि सखा जी आपको इस पे खोज नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा क्यों? कह लेंगे क्योंकि ये सब जो है वो बृहस्पति के खिलाफ जाता है, मतलब एक गुरु को ये शोभा नहीं देता कि इस तरीके की चीज़ों में काम करें, और ये सट्टेबाजी का क्षेत्र ये आता है। तो मैंने कहा मैं सट्टेबाजी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, बार बार सट्टेबाजी की बात क्यों आ रही? मैं तो दुनिया के सामने एक लाइव बैठ के ये बोलना चाहता हूँ कि भाई देखो अब ये 3 ओवर बाद ये होने वाला है, अब ये 2 ओवर बाद ये होने वाला है, अब सर्कमस्टांसेस इस तरीके की ऊर्जा के बनेंगे, और ये मैं बातें पकड़ के बोलना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक लाइव टीवी चैनल पे शो बैठ के करूँ जिसमें मैं बताऊँ कि मुझे ये लगता है कि अब मैच में ये होगा, और वो हमारी बात ना तो मैच वाले को बताई जा सकती इतनी जल्दी कि अब फटाफट आउट हो जाओ, सखा जी ने कहा यही लैपटॉप लेके बैठा सकता है, वो एक तरीका तो है। मैं वहीं अपने बैठ के ये डिसाइड कर सकता हूं कि आने वाले 5-5 मिनट बाद का मैं वर्णन करूं, और उतने 5 मिनट में अगर कोई इतना बुद्धिमान है कि भाई सट्टे से लाभ उठा सकता है, तो मैं आपकी तरह, क्योंकि यहाँ पे एक इंस्पेक्टर हैं, आपने कहा कि नहीं भैया ये ड्रीम 11 वगैरह खेलना बंद करो, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ खेलो ना खेलो ये भी लोग चुनेंगे। बिल्कुल सही है, ग्रहों के अनुरूप बात है। देखिए आपको बताता हूँ, अब ग्रह 3 ग्रह जो हैं वो सात्विक ग्रहों में रखे जाते हैं। उन्हें का सूर्य हो गया, चंद्र हो गया और बृहस्पति हो गया। मंगल को भी इसमें रख लेते हैं कि मंगल जो है सूर्य की मान के चलते हैं, लेकिन शुक्र हो गया, शनि हो गया, ये विपरीत ग्रहों में है।
लेकिन ये विपरीत ग्रह भी क्यों हैं ये भी धार्मिक, विपरीत भी धार्मिक हैं, लेकिन इनकी विपरीतता जो है वो दूसरे तरीके की धार्मिकता है। कैसे? बृहस्पति कहता है कि आप बिल्कुल सामाजिक होकर चलोगे तो एक दिन एनलाइटमेंट पा जाओगे। सूर्य उस पर मुहर लगाता है, ठीक है, जो व्यक्ति शराब नहीं पिएगा मैं उसको समर्थन करूंगा, जो व्यक्ति ऐसा करेगा उसको मैं समर्थन करूंगा। ये सूर्य की एनर्जी कहती है। सखा की एनर्जी तो नहीं कहती। मैं सखा की बात ही नहीं कर रहा हूं। अब यहां पे शनि जो है वो नाराज हो जाता है, क्यों कहता है यार ये क्या बात हुई, ये क्यों नहीं हो सकता कि एक आदमी शराब पिए वो भी धार्मिक हो जाए, तुम जबरदस्ती का धर्म अपना मतलब एक तरीके से डिक्टेटर बने हुए हो धर्म के लिए। क्यों? भगवान तो जो है शराब पिएंगे, मनुष्यों को शराब पीने की तुमने छूट नहीं दे रखी, तो ये तो बात गलत है, जो उनके लिए है वो इनके भी ले आओ। तो इसका समर्थन फिर शुक्र करते हैं, बोले हाँ बात बिल्कुल ठीक है। तो शुक्र के ऊपर आरोप लगते हैं कि फिर तुम ऐसा करो कि शराब पीने वाले को धार्मिक बना के दिखाओ। तो शुक्र कहते हैं ठीक है, मैं शराब पीने के तरीके सिखा सकता हूं कि किस तरीके से शराब पी जाए कि उसमें भी धार्मिकता के लक्षण आए। तो वहां से जितने भी दुनिया के मेडिटेशन हैं, जितने भी योग हैं, जितनी भी सिद्धियां हैं, ये सब शुक्र की हैं। आपको मालूम है कि परमात्मा प्रदत्त जो एनलाइटमेंट है वो केवल बृहस्पति को है, बाकी जितने एनलाइटमेंट हैं सब फोर्सफुली पाए जाते हैं और सब बृहस्पति के विरोध में जाके पाए जाते हैं। अब सखा की एनर्जी जो है वो मल्टी डायमेंशनल है। मैं बृहस्पति का काम करने के लिए पैदा हुआ हूं, धार्मिक व्यक्ति हूं, लेकिन मैं दूसरी चीजों का इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि इन्हीं मित्रों को तो ज्यादा जरूरत है मेरी। जैसे कई बार लोग कहते हैं सखा जी आप कहां मूर्खों से बात करते हैं, आप बुद्धिमानों से बात करें। समझदार तो मैं कहता हूं क्या जरूरत जो है? समझदार है उनको मेरी क्या जरूरत, मूर्खों को ही तो जरूरत है। ये बात अलग है, मूर्खों से अपसेट भी होता हूं, लेकिन जरूरत भी फिर उन्हीं को है। तो बात ऐसी है कि एक तरफ मैं दुखों का स्वीकार सिखा रहा हूं और दूसरी तरफ मैं ये बता रहा हूं कि दुख कैसे दूर किए जा सकें। तो इन सारी बातों का जो बात यह है कि सभी ग्रह काम करेंगे। और रीजन क्यों है? क्योंकि ग्रह भी अलग अलग होते रहते हैं। बृहस्पति के अंदर भी कभी कभी कामुकता आती है, शुक्र का प्रभाव आता है, और शुक्र के अंदर भी कभी कभी नैतिकता आती है, और तो वो वैसे काम करता है, क्योंकि सभी ग्रहों को सभी ग्रहों का सपोर्ट और विरोध भी मिलेगा। यही तो एक खूबी है, क्योंकि ग्रह तो रुके नहीं, वो तो लगातार चल रहे हैं और अपना प्रभाव डालेंगे। जैसे विचार, आपके पास आज सुबह जो विचार है, क्या कल सुबह वो विचार होगा? अलग हो सकता है सखा, निश्चित ही। मैं डिसाइड नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते, परसों अलग हो सकता है, नरसों अलग हो सकता है। जैसे तो आप डिसाइड नहीं कर सकते ना ये क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे जो एनर्जीज हैं, हम ग्रहों की एनर्जीज हैं, वो हमें प्रभावित करती हैं। अब सूरज तेज निकल आया तो प्रभावित कर देगा कि ये सर्दियां हैं, सूरज तेज है, चलो धूप में बैठो। अभी सूरज दबक जाएगा, ठंड बढ़ा देगा तो कहेगा रजाई में बैठो। तो हमारी कर्मों पे इनका प्रभाव इस प्रकार से पड़ता है। तो और यही प्रभाव, कुछ प्रभाव सीधे सीधे शरीर पे पड़ते हैं, कुछ प्रभाव मन पे पड़ते हैं, और कुछ प्रभाव चेतना पे पड़ते हैं। और ये तीनों चीज़ों से मिला हुआ ही सारा खेल है, क्योंकि चेतना भाव जगत की है, मन जो है मस्तिष्क जगत का है, और शरीर जो है वो तो दिख ही रहा है सबको। सखा ये चर्चा हम मेरे ख्याल से 4-5 घंटे और कर सकते हैं, लेकिन कंक्लूजन की तरफ लाने के लिए मैं 2 प्रश्नों के साथ खत्म करना चाहूँगा। सखा मेरा एक तो प्रश्न है कि यदि आप ज्योतिष में मान रहे हैं, जैसे एक एक्चुअरियल साइंस होती है सखा, वो प्रिडिक्ट कर देती है कि अगर ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, तो सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक लार्ज बेसिस पर, जिससे मान लीजिए मेट्रो की टाइमिंग होगा, ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं उसी से। तो अगर सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं, मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से क्या होगा, ये होगा तो ये होगा, तो अगर हम जैसे आप बता रहे थे कि सारी चीज़ें एक साथ काम नहीं कर पा रही हैं, मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ कि एक के साथ क्या होगा, दूसरे के साथ क्या होगा, तो आप आइंस्टीन वाली बात ही प्रूफ कर रहे हैं सखा कि अगर ग्रह के चलने से सारी चीज़ें मूवमेंट हो रही है, वही कह रहे हैं कि स्पेस टाइम कर्व है, ग्रह आया, उसके मूवमेंट से ग्रेविटी डिसाइड हुई, तो सारी चीज़ें प्री डिसाइडेड हैं, इस जस्ट कि हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी में भी हर ग्रह का मूवमेंट कब कैसा होगा, किसी ऋषि ने, मेरे ख्याल से हम सभी की कुंडलियाँ बना रखी हैं, तो उन्होंने हर ग्रह का मूवमेंट प्री डिसाइड कर रखा है, कितने एंगल पे जाएगा, कहाँ जाएगा। तो अगर हर ग्रह की जो चाल है वो भी डिसाइडेड है और स्पेस टाइम का भी डिसाइडेड है, उसी हिसाब से ग्रेविटी मूव करेगी, उस हिसाब से हम मूव करेंगे। तो सखा आप ये नहीं कह रहे कि फ्रीडम विल एग्जिस्ट नहीं करती? नहीं, मैं आप समझे बात को, ये बहुत सूक्ष्म बात है। इस पर चर्चा जबकि हमारी एक पहले भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम इस पर और बात कर रहे हैं।
देखिए बात ऐसी है, अब ग्रहों की बात कर लें, ज्योतिष के हिसाब से बात कर लें। ज्योतिष के हिसाब से एक व्यक्ति की एक बीमारी है, हमने पकड़ी कि वो बीमारी है, लेकिन उसके ही कुछ ग्रह हैं जो ये कहते हैं कि बीमारी ठीक भी हो सकती है अगर ऐसा ऐसा किया जाए। ठीक है सर, ये भी है मतलब, और वो ये कहते हैं अगर ये नहीं किया जाए तो ये ठीक नहीं होगी। तो हम जब इलाज करते हैं ज्योतिष के माध्यम से तो हम यही पकड़ते हैं कि यह क्या ये बीमारी ठीक हो सकती है, और ठीक हो सकती है तो कौन सा ग्रह काम करेगा और कौन से ग्रह को कैसे काम करना है वो हम सजेशन देते हैं, जिसको रेमेडी बोल सकते हैं। जी जी, ठीक है, तो इस तरीके से काम होता है। तो आपको एक बीमारी सेटन दी, लेकिन अच्छा अब उसमें क्या है, कई बार कुंडलियां बड़ी अजीब आती हैं। एक व्यक्ति सुबह सुबह फ़ोन करते हैं, पिछले साल की बात है, लगभग यही टाइम होगा, एक फ़ोन आता है बहुत अर्जेंट सुबह सुबह कि मुझे बात कराओ, मुझे सखा से बात कराओ, मुझे अर्जेंट बात कराओ, मुझे अर्जेंट बात करनी है और मेरी बेटी की जीवन का सवाल है और ये वो सब, मतलब इतना ज़्यादा फ़ोन आते हैं कि मेरे पास आती है टीम और वो कहती है सखा जी बात करनी है, बहुत ज़रूरी है कुछ। मैं कहता ला यार देखें क्या है। तो वो बोलते हैं कि मैं हूँ और मेरी एक बेटी है और वो बेटी बिल्कुल पागल हो रखी है, उसकी ऐसी ऐसी हरकत दिखा रही है, और मैं प्रधान हूँ और मेरी वाइफ जो है वो एक ऑफिसर है और हम में धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे बेटी का अपने इलाज कराना है और वो लगता है आप ही कर पाओगे। ठीक है भाई, मैंने कहा यार अब बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट लगा, कभी कभी होता है तो मैंने कहा लाओ वो देख लेता हूँ ना। मैं उनसे लंबा चौड़ा फॉर्म का प्रोसेस करवाया ना कुछ करवाया, मैंने कहा चलो यार एग्जैक्ट सीधे सीधे देख लेते हैं। उनके लिए मैंने तुरंत अपनी टीम को सारी बैठाला और मैंने कहा चलो बात करते हैं। जब उस स्टडी को किया तो उस स्टडी में बड़ी मज़ेदार चीज़ निकल के आई। इलाज संभव है, उस इलाज के लिए रुकावट उसका पिता ही बनेगा, और अगर मैं उसको जो बताऊंगा वो मानेगा नहीं। अच्छा, ये बिल्कुल निकल के आया, डेफिनेट यही होगा। और मैंने कहा कि फिर क्या करें, अब मैं ना बताऊं? तो मैंने कहा ये भी नहीं है, क्योंकि पूरा रोल तो तभी है जब बताया जाए। तो मैंने उसको बताया, और जब मैंने उसको बताया डिट्टो वही हुआ। उसने इलाज नहीं लिया, उसने इलाज नहीं लिया, उसके पिता ने ही नहीं लिया। तो क्या होता है कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसके लिए आगे चल के एक जगह पे ग्रह खड़े हैं कि वो उसको बदल सकते हैं, लेकिन वो ग्रह अकेले नहीं बदल सकते। ये भी साइंस समझना पड़ेगा। ये भी एक साइंस है कि कोई भी ग्रह अकेले किसी को बर्बाद नहीं कर सकता। सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। यस, कोई भी अकेला ग्रह किसी को आबाद नहीं कर सकता। तो बर्बादी हो चाहे आबादी, मिलके ही ग्रहों की करेगी। तो अब एक कंडीशन ये है कि एक व्यक्ति के पास एक समस्या है, उस समस्या का समाधान एक ग्रह कर सकते हैं, लेकिन उस ग्रह को एक ग्रह का समर्थन चाहिए होगा। वो मान लीजिए मैं हूँ या जो भी उसको जिसकी वो मान पाएगा, वो सटीक जब मिल जाएगा तो भी एक काम होगा, वरना नहीं होगा। तो ये जो गणनाएं हैं इन्हीं के बीच अब ये क्यों आई? क्योंकि ये एक छोटा सा फ्री विल उन्होंने दिया। फ्री विल बहुत छोटा सा है, बहुत माइनर सा है कि अगर वो नहीं मिलेंगे तो बात नहीं होती। ठीक है, क्योंकि जैसे एक अंधा जो है किले में दरवाजा ढूंढ रहा है, वो उसी वक्त खुजली करता है जिस वक्त जो है गेट पड़ा, तो वो सदियों तक ढूंढ सकता है। बटरफ्लाई इफेक्ट, बटरफ्लाई, हाँ। तो बिल्कुल इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो मयंक जी इसमें होती हैं, है ना। अब देखिए ज्योतिष के आधार पे, अब साइंस अपने आधार पे बात करेगा, लेकिन ज्योतिष के आधार पे एक ऐसी जगह है जहां पे सभी ज्योतिष नतमस्तक होते हैं। कर्म, संत। ज्योतिष कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति संत है तो वो चीजों को बदल सकता है। ठीक है, वो बदल सकता है, उसको फिर कोई दुनिया की ताकत कुछ भी हो, सारे ग्रह एक तरफ खड़े हो जाएं, लेकिन एक संत अकेले ही है, अगर वो कह देगा कि ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा। तो ये पावर कहाँ से आई? ये पावर कहाँ से आई भाई? संत एग्जिस्ट से तो बाहर से तो कोई आया नहीं है तो इस व्यवस्था के अंदर ही पैदा हुआ। तो क्योंकि देखिए, जैसे कि एक प्योर फॉर्म में एक सेल्स एक्टिव हुआ और उसके बाद वो इतना ज़्यादा सेल्स से मिला कि वो अपनी प्योरिटी खो ही बैठा, लेकिन हर एक में तो वो शामिल है।
ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे अपनी साइंस का फंडा बताने जा रहा हूँ, जो मैं करता हूँ, मेरी खोज का आधार बता दे रहा हूँ आज मैं। सभी ग्रह, जैसे परमात्मा से शुरुआत हुआ अस्तित्व का, मान लेते हैं परमात्मा सबसे बड़ी फर्स्ट सेल, उससे शुरुआत हुआ, उसके बाद परमात्मा ही इतना ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स में फंस गया कि लोग परमात्मा को ही भूल गए। अब परमात्मा के विरोध में भी लोग लगे हुए हैं, है ना, जबकि वो सब उसी से बने हैं, लेकिन सबसे पीछे तो वो खड़ा है। जिस दिन वो अपनी प्योर फॉर्म में आएगा वहाँ पे सब बदला जा सकता है। अब मैं ये बता रहा हूँ कि सबसे पहले अगर वैज्ञानिक आधार की बात कर लें, इस पूरे प्लानेट में, इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे पहली गैस है और वो बृहस्पति है। वो एक तरीके से आपका हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का सेल सबसे पहला मॉलिक्यूल है इस ब्रह्मांड का, उससे पहले का कोई मॉलिक्यूल नहीं है। वो 1H1 जो आप व्यूअर्स के लिए बताते हैं, एटॉमिक नंबर। हाँ, तो वो जो है ब्रह्मांड का सबसे छोटा है। इतना छोटा है कि वो विचारों में भी प्रवेश कर सकता है, इतना छोटा सेल है, उससे छोटा कुछ नहीं है। मतलब उसको कैद ही नहीं किया जा सकता। अभी तक कोई ऐसा मटेरियल नहीं बना जिसमें हाइड्रोजन को कैद करो। जैसे हाइड्रोजन की बॉटल बना लो आप, किसमें हाइड्रोजन रखेंगे, लेकिन एक समय बाद वो हाइड्रोजन निकल जाएगी, ऑटो निकल जाएगी, वो उसके कण उसको फाड़ के निकल जाएंगे। तो हाइड्रोजन कैद नहीं की जा सकती। तो क्या है, अभी तक हाइड्रोजन को किसी ने इस्तेमाल किया ही नहीं लोगों के इलाज के लिए। मैंने पहली बार हाइड्रोजन को इस्तेमाल किया लोगों के इलाज के लिए, और मैंने उस हाइड्रोजन को ये पकड़ लिया कि वो पहला तल है, परमात्मा है। अब जैसे किसी संत के पास आप गए, उन्होंने कहा हमें हमारा बच्चा मरने वाला है कि प्रभु बचा लो, तो सारे ग्रह कहते हैं कि मरेगा, है ना, लेकिन शुक्र के पास मृत संजीवनी है। यदि कोई व्यक्ति शुक्र जैसी स्थिति को उपलब्ध हो गया और उसके पास मृत संजीवनी जैसी है, तो वो उसको जिंदा भी कर सकता है। जिंदा मतलब कि अब ये मरने नहीं देगा। तो ग्रह ऐसे होते हैं किन्हीं किन्हीं व्यक्ति के, जो चीजों को चेंज कर सकते हैं। ये भी ग्रहों में ही बात है। अब ग्रह ही ग्रहों को काट भी रहे हैं, लेकिन ये ताकत एक्सट्रीम उससे आ रही है जो बिल्कुल प्योर है, जो बिल्कुल, इसी संत को प्योर की श्रेणी में रखा जाता है। तो जो बिल्कुल प्योर है वहां पे ये ताकत आ रही है। तो यदि आप प्योरिटी से जुड़ जाएंगे तो आप उन क्राइटेरिया को भी तोड़ सकते हैं जो कि एकदम सेट है कि ये होना ही चाहिए, जो प्री डिटरमिन्ड है आप। यस, तो वो तोड़ सकता है उसको, क्योंकि उसी से, जैसे मैंने कहा ना कि हम स्वतंत्रता की परिभाषा समझते हैं जिसमें जेल नहीं होगी, लेकिन परमात्मा की स्वतंत्रता की परिभाषा में परमात्मा खुद जेल जा सकता है और वो स्वतंत्र रह सकता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ही, हर चीज में हाइड्रोजन है। कप में हाइड्रोजन है, हर मॉलिक्यूल इसमें हाइड्रोजन है, मेरे कपड़े में, हर जगह हाइड्रोजन है। इवन की जो बीमारी के सेल हैं उनमें भी हाइड्रोजन है। इवन कि हमें जो कैंसर हुआ है, वो पूरा जो गुच्छा बना हुआ है हमारी बॉडी में, वो भी हाइड्रोजन है। लेकिन वो हाइड्रोजन का विकृत रूप है, वो और सेल्स के साथ मिलके विकृत हो गया है। तो जब प्योर हाइड्रोजन से उसका सामना होगा, तो प्योर हाइड्रोजन आशीर्वाद दे दे। जैसे कि बाबा जी को ठीक तो हो सकता है, लेकिन बाबा जी का मूड ना हो आशीर्वाद देने का, तो बाबा क्यों देंगे? हर एक को जिंदा थोड़ी नहीं करते फिर रहे। जब तो उन्होंने कहा कि मदर टेरेसा ने एक के हाथ लगाया, उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई, तो मैंने कहा जाओ अब सबकी रोशनी वापस करवा दो। ऐसा थोड़ी ना होता है। वो कोई एक क्षण होता है, वो कोई भाव होता है, उस आदमी के अंदर भी कुछ आया होता है, और उसको कबीर कहते हैं, जब मैं था तो हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं। किन्हीं किन्हीं क्षण में आदमी इतना प्योर होता है, हरि की तरह होता है, कि फिर वो जो बोलेगा वो हरि कथा। तो हरि कथा तभी हो सकती है जब वो इतनी प्योरिटी को छुआ हुआ हो। तो मैं लोगों को बता रहा हूं कि हाइड्रोजन के सेल से जो हम इलाज करते हैं, वो इलाज में यही साइंस है कि उसको हम कैसे रेडी कर पाए एक व्यक्ति के काम के लिए, कि उसको इलाज में वो फायदा करे। लेकिन अगर वही व्यक्ति मक्कारी दिखा जाए, हम पे विश्वास ना करेगा, होता होगा कुछ, अरे सका जी यार ये लो पैसे यार ठीक कर दो हमें, हम नहीं मानते ये हाइड्रोजन, तो ठीक नहीं हो सकता। अगर वो रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो कैसे वो एनर्जी उसके लिए काम करेगी? तो कई बार लोग कहते हैं अब ये बड़ा मुश्किल है कि आपकी रिस्पेक्ट करो। तो मैंने कहा भाई ये तो सोच ही लो, ये तो तरीका है। और अगर मेरी रिस्पेक्ट नहीं करो तो मेरी थेरेपी क्यों ले रहे हो? भाई थेरेपी लो जब रिस्पेक्ट करो। और ये तो एलोपैथी और नेचुरोपैथी भी लिखती है, अगर विश्वास नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा, इफेक्ट भी काम नहीं करेगा। बिल्कुल। तो मैं इस तरीके से मैं कहता हूं कि फ्री विल का भी एक है, एक फ्री विल उसी ने अपने हाथ में रखी हुई है।
मतलब जिसने ये सारा निर्माण किया है वही तो मिटा भी सकता है ना भाई। जिसने, मैं ये कहूं कि आइंस्टीन की थ्योरी सही है, सबकी थ्योरी सही है, ये जो गॉड सब करता है, ज्योतिष जो मानते हैं वो भी सब थ्योरी सही है, लेकिन जिसने ये थ्योरी का निर्माण किया है वो तो चाहे बदल सकता है। बिल्कुल सही है। और उसको, उस तल को, उस पॉइंट को, उस छोटी सी चीज को, उस छोटे से भाव को मैं कहता हूं कि वो फ्री विल अभी भी बाकी है। और कभी कभी मैंने उसके दर्शन किए, मेरी जिंदगी में वो चीजें आई हैं। बहुत बार ऐसे हुए हैं कि वो दर्शन मुझे हुए कि अरे ये तो हो ही नहीं सकता था कि ये हो जाता, लेकिन हो गया। तो सखा, व्यूअर्स के लिए बताना चाहेंगे, अभी डिस्कशन और घंटों चल सकता है, लेकिन हम कंक्लूडिंग रिमार्क की तरफ चलते हैं इस टॉपिक पे। तो सखा, आपके मायने में शॉर्ट में फ्री विल क्या है, दूसरा मेडिटेशन या सखा वेलनेस, आपकी तरफ से क्या सजेशन होंगे कि वो फ्री विल को बढ़ाया जा सकता है? वो कौन सी फ्री विल होगी जिससे अपनी जीवन में आने वाली समस्याओं से आदमी जूझ सकता है, आगे बढ़ सकता है? तो मेडिटेशन कैसे रोल प्ले करता है फ्री विल को बढ़ाने में, और आपकी नज़र में फ्री विल है क्या? फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क। देखिए, जैसे कि मैंने अभी इतनी बातों के आधार पे एक चीज़ तो मैं शुरू से कह के चल रहा हूँ कि जिसने निर्माण किया है अस्तित्व का, वही चाहे तो उसको बदल भी सकता है, और बदल देना सबसे बड़ी फ्री विल है। इससे बड़ी कोई फ्री विल नहीं हो सकती। तो अल्टीमेट फ्री विल को हम वहीं रखते हैं। अगर कुछ लोग गॉड बोलते हो, कुछ लोग परमात्मा बोलते हो, कुछ लोग भगवान बोलते हो, कुछ लोग अल्लाह बोलते हो, तो वो जो भी बोलते हो, वो जो सुप्रीम पावर है उसको हम फ्री विल में रखेंगे। केवल वही है कि जो फ्री विल को उपलब्ध है, ठीक है, लेकिन वो हम लोगों के साथ ही है, वो हम लोगों के साथ ही है। जैसे मैंने कहा कि हाइड्रोजन है, उससे जगत का पूरा निर्माण हुआ, सारे पदार्थ में हाइड्रोजन ही है, लेकिन हाइड्रोजन खो गई, विकृत हो गई, तो हम उसको अगर फिर से वापस हाइड्रोजन की प्योर फॉर्म में ला सकें, है ना, तो मैटर के तल पे प्योर फॉर्म में लाने का तरीका वो मैंने बताया कि हाइड्रोजन के मार्फत ही वो लाया जा सकता है। अगर ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन लेने लगो तो आपके अंदर बहुत से शरीर के तल पे चीज़ें सही होने लग जाती हैं। जैसे मैं बताऊं कि जो व्यक्ति जो है साधना करने जाया करते थे पहाड़ों पे, जो ऋषि मुनि, वो क्यों जाया करते थे, इसके संबंध में बहुत कहानी है। लोग कहते हैं जंगल जाने से अच्छा हिमालय चले जाते थे, कुछ कहते थे हिमालय पे टेम्परेचर अच्छा होता था इसलिए चले जाते, कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि पृथ्वी की ग्रेविटी से बचने के लिए हिमालय के टॉप पे चले जाते हैं कि ग्रेविटी कम खींचे। लेकिन नहीं, असल बात यह है कि एक निश्चित हाइट के बाद हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होती है। वो हाइड्रोजन को लेते थे, उनको वो हो सकता है उस समय वो साइंस खोजी ना गई हो, लेकिन अब तो साइंस है कि एक लिमिट के बाद हाइड्रोजन की मात्रा बड़ी होती, तो वो 24/7 हाइड्रोजन ले रहे थे। 24/7 उस प्योर हाइड्रोजन को वो ले रहे थे, और वो अपने आप को हमेशा और ज़्यादा प्योर और प्योर पा रहे थे, ठीक है। तो वो उस चीज़ को उपलब्ध हो सकते थे जिस चीज़ पे फ्री विल आके काम करती है, प्योरिटी के ऊपर। अब हम कहते हैं हम समाज में, हर आदमी तो चला नहीं जाएगा। मेरी बात सुन के अभी बहुत से लोग कहने लगे अब हम तो भागे हिमालय, अब हम तो वहीं जा रहे हैं। तो मैं कहूँगा फिर मुड़ता है, क्योंकि अब तो नीचे भी ये चीज़ें आ रही हैं धीरे धीरे ये किया जा सकता है। अगर सरकार हमारी माने तो हम ऐसा निर्माण करवा सकते हैं कम से कम उसमें कि हर ऑफिस में हाइड्रोजन लोगों को अधिक से अधिक मिले। काफ़ी सारी चीज़ें आप में सांस के साथ ही हाइड्रोजन का हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर, वो एक शरीर की फॉर्म की बात है, लेकिन उससे पहले की विकृति होती कहाँ पे है, आखिर आदमी विकृत होता कहाँ पे है। अब इस फॉर्म को समझ लेते हैं। मैं बड़ी अच्छी सी चीज़ बताता हूँ कि पूरी मनुष्यता के निर्माण में 3 चीज़ों का मात्र ध्यान रखना है। मात्र 3 चीज़ों का ध्यान अगर रखा जाए तो पूरी मनुष्यता जो है वो अच्छी हो सकती है। अपने तहत हर आदमी आनंदित हो सकता है, और शायद फिर फ्री विल की बात भी नहीं करेगा। पहला तो ये कि बच्चे के जन्म के वक्त या जन्म से पालन पोषण जब तक होता है, 6-7 साल, माँ बाप जब तक पालन पोषण करते हैं, माँ बाप की शिक्षा में और समाज की शिक्षा में ये शामिल कर देना चाहिए कि 7 साल तक के बच्चे को, 10 साल तक के बच्चे को हम ये नहीं कहेंगे कि कल को तुझे करना क्या है। एटलीस्ट वो फ्री विल उसको फील होने दो। यस, तो हम उसे ये नहीं कहेंगे। और ये धर्मों में भी लिखा है कि एक बच्चा जब तक 10-12 साल का ना हो जाए तब तक जो है उसे धर्म का ज्ञान या किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं देना चाहिए। पहले धर्म की बात कही गई क्योंकि धार्मिक पुस्तकों में धार्मिक बात है, तो उसे धर्म का ज्ञान नहीं देना चाहिए।
लेकिन यही बात जो है ज्योतिष भी कहता है कि 12 साल तक के बच्चे पे उसके अपने ग्रह एक्टिव नहीं होते, 12-13 साल के बाद उस पे अपने ग्रह एक्टिव होते हैं, उससे पहले माँ के ग्रह एक्टिव काम करते हैं। अब यही बात मैं कह रहा हूँ कि लगभग बच्चे को जब तक 6-7 साल, मैं समझता हूँ इतना ही काफ़ी होगा, इतने वक्त तक बच्चे को बिल्कुल भी कोई भी माँ बाप ज्ञान ना दें कि तुझे कल क्या करना है, तुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कोई उसे बिल्कुल भी ना कहें कि तुझे ये बनना है, छोड़ें। अब इसके बाद दूसरा काम शुरू होता है समाज का। समाज में जिसमें दोस्त आते हैं, जिसमें मित्र आते हैं, दोस्त आते हैं, जिसमें भाई बहन आते हैं, जिसमें रिश्तेदार आते हैं, आस पड़ोसी आते हैं, हमें उनके लिए भी एक शिक्षा निर्मित करनी पड़ेगी। और ये एक ही किताब में शिक्षा अगर बचपन से दी जाए तो सब में आ सकती है। वो ये करनी पड़ेगी कि ये बच्चा बड़ा होके जब कुछ करे, कुछ भी करे, वो हो सकता है मोटरसाइकिल बनाए, वो हो सकता है कि हवाई जहाज बनाए, वो हो सकता है कि चप्पल किसी की जोड़ने लगे, तब उसे ये ना बताए कि ये अच्छा होता है, ये बुरा होता है। यहां पे बस अच्छा बुरा उसे नहीं बताना है। और इसके परिणाम में होगा ये कि उसे जो भी मिलेगा वो उसके लिए निष्काम कर्म जैसा ही होगा। और ये 3 प्रक्रिया ही हैं, क्योंकि हमारे अंदर से सोचें कि हमारे अंदर के सेल कहां पे जाके परमात्मा जो था वो गलत सेलों से मिल लिया, तो उसमें वही अटैक और डिफेंस शामिल है, जिसमें अच्छे और बुरे का ख्याल है। अच्छे और बुरे के ख्याल के साथ ही अटैक और डिफेंस आता है। जैसे ये कप है और बार बार हम कप का जिक्र कर रहे हैं, अगर ये कप गिर जाता है और टूट जाता है तो हमें अगर बुरे का ख्याल आएगा कि ये बुरा हुआ तो हम मेज का निर्माण करेंगे, और अगर हमें आएगा कि ये अच्छा हुआ तो हम इसको बार बार तोड़ेंगे। तो ना मुझे अच्छा कहना है कि ये बार बार तोड़ा जाए, और ना मुझे इसे बुरा कहना है कि इसकी वजह से एक और चीज का निर्माण हो गया तो हो गया। हमें उसी भाव पे आना पड़ेगा कि हुई है वही जो राम रचि राखा। और यही पुराने, मैं समझता हूं कि आज हम जो यहाँ चर्चा कर रहे हैं बड़ी सनातन चर्चा है। बहुत पुराने लोगों ने जब अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा तो अंत में वो जो बातें निकल के आई समाज में, अरे बेटा हुई है वही जो राम रचि राखा, बुजुर्गों के अनुभव हैं, हुई है वही जो राम रचि राखा, कहाँ चक्कर में पड़े हो तुम। हुई है वही राम रचा का अर्थ नहीं है कि उसकी ये सोच थी कि तुम तोड़ दो, बल्कि उसकी ये सोच थी कुछ चीज़ें उसके उसमें रहने दो, हर चीज़ हमारे तरीके से तो नहीं चलेगी। बिल्कुल सही। तो मैं ये मानता हूं कि आइंस्टीन की थ्योरी के तहत कि हमारे तहत से चीज़ें चलनी चाहिए और हमारे तरीके से चीज़ें नहीं चल रही हैं, ये हमें गुस्सा दिला रहा है। इससे एक ऐसे जगत का निर्माण हो रहा है जहां पे लोगों को उफ हाय ये क्यों हो गया, मैं बदल दूंगा, इस तरीके की नफरत की भावनाएं पैदा हो रही हैं। लेकिन जहां पे मैं कह रहा हूं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहां पे जाके हम अपने को छोड़ दें कि हमारी सामर्थ्य के बाहर की बात है, कोई बात नहीं भैया, हमें हमारा न्यूरॉन्स चला रहा है, हमें मंगल ग्रह चला रहे हैं, हमें परमात्मा चला रहा है, भाई कोई बात नहीं। हम जब मोदी का चलाना पसंद कर सकते हैं, जब एक छोटे से दरोगा का अपनी ज़िंदगी पे इंटरफेरेंस पसंद कर सकते हैं, तो इतना बड़ा मंगल ग्रह अगर थोड़ा बहुत हम पे कर लेगा तो इसमें क्या बुरी बात हो जानी है, हो जाने दो। हुई है वही जो राम रचि राखा। तो जीवन के असली लक्ष्य तो सुकून है ना, सुकून को पाने का ये तरीका हो सकता है और प्योरिटी को पाने का। और जो मैंने अभी ये 3 बातें बताई ये बहुत सहज हैं और ये कहीं पे भी इंप्लीमेंट हो सकती है। इसको बस घर से आप शुरुआत कर दीजिए। कई लोग ये कहेंगे कि स्वामी जी ये तीनों चीज़ें इंप्लीमेंट होने के लिए तो बहुत बड़ा एक व्यवस्था करनी पड़ेगी। मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। आप मुझे देखिए, मेरे घर में एक अच्छी बात हुई। मेरे घर में कभी नहीं कहा गया तुम्हें ये बनना है, कभी कहा ही नहीं गया। मैंने इवन की पढ़ाई छोड़ दी, मेरे पिताजी ने पूछा भी नहीं क्यों छोड़ दी। मैंने इंटरमीडिएट के बाद कहा उन्हें पढ़ना नहीं है। उन्होंने कहा ये नहीं कहा क्यों नहीं पढ़ना है, या ये नहीं कहा पढ़ लो तो ये हो जाएगा। हाँ ओके, दुकान बैठ जाओ और दुकान चले बैठो। तो मुझे हमेशा से पहला ही स्टेप में ये हुआ कि मुझे किसी ने कहा ही नहीं कि ये फ्री विल कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की गई। तो उसकी सेकंड स्टेज ये आई, मेरी जो मौज आया मैंने किया।
और जब मैंने स्वयं की मौत से किया, विवाह मैंने स्वयं की मौत से किया, सेक्स मैंने स्वयं की मौत से किया, मैंने अपना काम अपनी मौत से किया, मैंने गाड़ी अपनी मौत से चलाई, मैंने सब अपनी मौत से किया ना, तो दूसरा जिम्मेदार ही नहीं था। अब जो हो, अच्छा हो तो मैं, बुरा हो तो मैं। जब ये चीजें हुई तो आज मैं जहां खड़ा हूं वहां मैं निष्काम को उपलब्ध हूं कि जो होता है वो अच्छा होता है। तो पहले स्टेप में हर माँ बाप की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को ये बर्डन ना दे। अगर वहां से ही ये शुरू कर देगा तो हो जरूरी नहीं है कि लोग कहें कि हम तो इसलिए शुरू करेंगे वो सब सखा की तरह हो जाएगा। हो सकता है वो मोची हो जाए, हो सकता है कि वो प्राइम मिनिस्टर हो जाए, हो सकता है कि वो बहुत बड़ा पैसे वाला हो सकता है कि किसी फकीर के झोपड़े में हो, लेकिन एक चीज़ तो निश्चित होगी, वो अंत में आनंदित होगा, क्योंकि निष्काम कर्म को उपलब्ध होगा। कृष्ण के निष्काम कर्म को इससे बेहतर ढंग से न कहने का तरीका कभी रहा इससे पहले, ना कभी आगे हम समझते हैं हो पाएगा। अभी तक के लिए ये बहुत बेहतर तरीका है फिलहाल। और अगर हमारी आपकी चर्चा का सिर्फ इतना ही परिणाम निकले कि कोई एक दो माँ बाप ही अपने बच्चों को फ्रीडम दे दें, इस फ्रीडम को उपलब्ध करा दें, तो मैं समझता हूँ मयंक तुम्हारा यहाँ आना सफल और मेरा ये सब करना ये सफल हो गया। तो सर मैं व्यूअर्स को आपकी बात को कंक्लूड कराना चाहूँगा कि जैसे जो लोग साइंस के होंगे उन्हें लगा हुआ वेदांत की बात हुई है, पर सखा ने बहुत सूक्ष्म लेवल पर वेदांत के साथ साथ साइंस की भी चर्चा की है। जैसे सखा ने बताया कि सिंगुलरिटी कभी भी एक नया यूनिवर्स बना सकती है, कभी भी खत्म कर सकती है, उसकी फ्रीडम ऑफ विल है। बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज़ सखा ने बताया कि सूक्ष्म लेवल पे भी अवेयरनेस है। जैसे हम बात करते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, जहाँ एक एक जो आपका एटम है, जो पार्टिकल है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो खुद डिसाइड करता है कि वेव की तरह बिहेव करेगा या पार्टिकल की तरह। तो हर सूक्ष्म लेवल पे भी फ्रीडम है। सखा ने बताया कि अगर आपको फ्रीडम, अगर हम इस पर डिस्कशन से ज़्यादा हम इसको एक्सप्लोर करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब सारे डिस्कशन में सखा बात ये हुई है कि परमात्मा परमात्मा परमात्मा। तो अगला प्रश्न, जो अगली चर्चा हमारी होगी कि परमात्मा क्या है भी, अगर है तो क्या उस फॉर्म में जिस तरह से हम कर रहे हैं। जैसे कई बाबा बोलते हैं पर सखा कि 8 करोड़ बार नाम जप कर लो, आपके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाएंगे। तो ये सारी बातें एग्जिस्ट भी करती हैं नहीं, या भगवान है भी या नहीं, हर तरीके से हम अगली चर्चा में इस विषय पर बात करेंगे। आज के लिए इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। हाँ।